हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का एक और जो है मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर 16 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और पॉजिटिव कमेंट जो है शेयर करें। तो बच्चों, 1 फरवरी से पहले 31 जनवरी की रात को हम लोगों का एक और बहुत बड़ा सेशन चलने वाला है, जिसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है इस चैनल से जोड़ें, जिसमें 1 फरवरी के दिन जो भी क्वेश्चन आ रहा है बायोलॉजी में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखें प्यारे बच्चों, पहला सवाल जो हम लोगों को दिया गया है आज का कि लिटोरल रूप के जंतु पाए जाते हैं। बताइए, लिटोरल रूप के जंतु जो है वो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों को दिया, ऑप्शन दिया है मृदु जल में, दूसरा है समुद्र तल पर, तीसरा है समुद्र के पानी में और चौथा है गहरे समुद्र में। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा गहरे समुद्र में। लिटोरल रूप के जंतु जो होते हैं वो डीप ओशियंस में पाए जाते हैं, है ना, काफी गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। देखें, अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है ना कि वन प्रबंधन का संबंध है। वन प्रबंधन का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है कृषि के साथ, दूसरा है हम लोगों का रेशम उत्पादन के साथ, तीसरा है वन पालन के साथ, चौथा है मधुमक्खी पालन और एक पहला वाला जो हम लोगों को दिया था कृषि के साथ। तो देखिए, वन प्रबंधन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट वो सिल्वी कल्चर का एक पार्ट है, सिल्वी कल्चर कहलाता है, अर्थात वन पालन के साथ। वन प्रबंधन जाहिर है वो कृषि के क्षेत्र में होगा नहीं, रेशम उत्पादन होगा नहीं, मधुमक्खी पालन नहीं होगा। मधुमक्खी पालन को जो है हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा वन पालन के साथ। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों से कहा जा रहा है ना कि क्यूनीन किससे प्राप्त होता है। क्यूनीन किससे प्राप्त होता है? सिंकोना से मिलता है, ये हम लोगों को पता है, लेकिन सिंकोना के किस पार्ट से? उसके फ्लावर से, उसके पुष्प से, या उसकी पत्तियों से, या जड़ से, या फिर छाल से? ये हम लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि क्यूनीन किससे प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिंकोना की छाल से। सिंकोना की छाल को जो है निकाला जाता है और इसको पीस के जो है एक पाउडर बनाया जाएगा, उसी पाउडर से जो है क्यूनीन प्राप्त किया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो हम लोगों को कहा जा रहा है ना कि मेडुला ऑब्लोंगेटा किस जनन परत से विकसित होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से, या फिर मेसेनकाइम, ठीक है ना, मेसेनकाइम से, जो कि ये तीनों एक तरह से भ्रूणीय जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो इनमें से किससे मेडुला ऑब्लोंगेटा विकसित होता है? हमारे मस्तिष्क का एक भाग है, मस्तिष्क का सबसे निचला भाग जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो इसका विकास कैसे होता है ये पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक्टोडर्म। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो डेवलप होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो विकसित होगा वो एक्टोडर्म से विकसित होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को कहा गया है ना कि पनीर तथा दही किस प्रकार की प्रक्रिया के उत्पाद हैं? पनीर और दही ये किस प्रकार की प्रक्रिया के उत्पाद हैं? निर्जलीकरण, पास्तुरीकरण, आसवन या फिर किण्वन? तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किण्वन। किण्वन यानी फर्मेंटेशन। जो कर्ड होता है और चीज है, ये फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। एक और सवाल हम लोगों को दिया गया है कि इंसुलिन बताइए क्या है। आप बताएं बच्चों, इंसुलिन क्या है? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर दें। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एस्टेरॉइड है, लिपिड है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है या पेप्टाइड है? इंसुलिन देखें, ये बना होता है 51 अमीनो अम्लों के श्रृंखला से, है ना। इंसुलिन जो है वो 51 अमीनो अम्लों की श्रृंखला से बना होता है और हम लोगों को पढ़ाया गया है कि अमीनो अम्ल जो होते हैं ना, ये प्यारे बच्चों पेप्टाइड से जुड़ा होता है, पेप्टाइड बंधन से जुड़ा होता है ना। तो इसलिए इंसुलिन जो है एक प्रकार का पेप्टाइड होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्टाइड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल हम लोगों को दिया गया है ना कि जल धारण क्षमता निम्नांकित में से किसका गुण है? जल धारण क्षमता किसका गुण है? पौधों का, मृदा का, जल का या जंतुओं का?
तो जाहिर है हम लोग जानते हैं पौधों में भी जल होता है, जंतुओं में भी जल होता है। जल तो ऑलरेडी जल है। और मृदा का, तो जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो किसका गुण है? प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा मृदा का। तभी तो हम लोग मिट्टी में पानी डालते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं जिसको पौधे अवशोषित कर लेते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदा का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल हम लोगों को दिया गया है ना कि निम्नांकित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम चिपचिपे सिरे उत्पन्न करता है? इकोआर1, हिंद3, साल1 या फिर इनमें से सभी? तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को चैप्टर 11 में पढ़ाया गया है किसके बारे में? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में चैप्टर 11 में पढ़ाया गया है। इकोआर1, हिंद2, हिंद3 और साल1, ये सभी के सभी चिपचिपे सिरे उत्पन्न करते हैं, स्टिकी एंड उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। इस बार का जो क्वेश्चन बनाया गया है वो ग्रीन कलर के बैकग्राउंड पे बनाया गया है। बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर आप वाइट बैकग्राउंड पे जो है क्वेश्चंस को ना लिखें, वाइट बैकग्राउंड पे जो है क्वेश्चंस को नहीं लिखा जाए, कोई और बैकग्राउंड ले लिया जाए। तो इसलिए इस बार मैंने ग्रीन बैकग्राउंड लिया है, वाइट कलर से जो है आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया जा रहा है ना कि लीडिंग कोशिकाएं निम्नांकित में से किसका स्रावी स्रोत है? एड्रिनल का, या फिर पैराथायराइड का, या फिर प्रोजेस्टेरॉन का, या फिर एंड्रोजन का? तो हम लोगों को इसका आंसर पता है। लीडिंग कोशिकाएं जो होती है ना प्यारे बच्चों, ये एंड्रोजन का निर्माण करती हैं जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण लाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक कूट है? यानी स्टार्ट कोडॉन कौन है? स्टार्ट कोडॉन कौन है ना। इनिशिएशन कोडॉन जिसको हम लोग कहते हैं, प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाला कोडॉन कौन है? ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को शुरू करने वाला कोडॉन कौन है? तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई है ना, बहुत वीवीआई है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि AUG और GUG ये दोनों जो है प्रारंभन कोडॉन का काम करते हैं, अर्थात इनिशिएशन कोडॉन का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। जो भी क्वेश्चन मैं वीवीआई टिक कर देता हूं, आप उस पर जो है विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको उन क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा के रखना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। अगला सवाल हम लोगों को कहा गया है ना कि बताइए पक्षियों का डैना, पक्षियों का डैना और तितलियों का डैना ये किसका उदाहरण है? पक्षियों का और तितलियों का डैना जो है वो किसका उदाहरण है? तो हम लोगों को पता है पक्षी और तितली ये दोनों अपने डैने से उड़ने का काम करते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो अंग हैं एनालोगस ऑर्गन कहलाते हैं। एनालोगस ऑर्गन का मतलब हो गया असमजात अंग। पक्षियों का डैना और तितलियों का डैना ये दोनों असमजात अंगों का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, असमजात अंग हम लोग कहते हैं जिनकी संरचना एक समान नहीं हो परंतु उनके कार्य जो है एक समान हो, है ना। तो इनके कार्य हम लोग देख रहे हैं, पक्षियों और तितलियों का डैना ये दोनों उड़ने का काम करता है, लेकिन इनकी संरचना जो है ना वो थोड़ी भिन्न भिन्न होती है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। 13 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया हम लोगों को कि कैपेसिटेशन जो है एक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह कहाँ संपन्न होती है? कैपेसिटेशन ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना, नेचुरल प्रोसेस है जो कि कहाँ डील होता है, कहाँ जो है टेक प्लेस करता है ना, ये हम लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है रेटेटेस्टिस में, दूसरा है अधिवृषण में, तीसरा है शुक्रवाहिनी और चौथा है मादा जनन मार्ग। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मादा जनन मार्ग। कैपेसिटेशन कहते हैं जब अंडाणु शुक्राणु से मिलता है ना। तो इस प्रक्रिया में फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन इन दोनों एंजाइमों का जो है रोल होता है ना। तो ये प्रक्रिया जो है मादा जनन मार्ग में होती है। निषेचन की प्रक्रिया हम लोगों को पढ़ाया गया है, ये मादा जनन मार्ग में होती है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल जो है कहा जा रहा है ना कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है।
यानी पीसीआर के लिए, पीसीआर हम लोगों ने पढ़ा है, आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, पीसीआर का फुल फॉर्म याद रखेंगे। पीसीआर जो है, पीसीआर की जो तकनीक है, इसके लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा होता है, कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? राइबोन्यूक्लिएज, आरएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज या फिर एंडोन्यूक्लिएज। तो प्यारे बच्चों आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताएं क्या होगा इसका सही आंसर? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन है? देखें इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज जिसको निकाला जाता है थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से, है ना, थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से इस एंजाइम को निकाला जाता है, जो कि एक ताप स्थिर थर्मोस्टेबल एंजाइम है ना, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। इसका उपयोग डीएनए पॉलीमरेज के बदले किया गया होता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कहा जा रहा है ना कि रेट्रोवायरस का आनुवांशिक पदार्थ कौन है? आरएनए है, डीएनए है, बी और सी दोनों है या फिर प्रोटीन है? प्रोटीन तो आनुवांशिक पदार्थ होता नहीं है, प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ होता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, डी होगा नहीं, क्योंकि इसमें बी और सी दिया हुआ है। एक दिया है हम लोगों को आरएनए और एक दिया है डीएनए, अब इन्हीं दोनों में से कोई भी होगा। लेकिन देखिए रेट्रो विषाणु हम लोगों को पढ़ाया गया है कि विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, परंतु प्यारे बच्चों रेट्रो विषाणु अर्थात पश्च विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए, ठीक है ना। जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? आरएनए होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है ना कि एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी कौन है? एनेलिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है ना। पहला ऑप्शन हम लोगों को दिया गया है नियोपिलाइना, दूसरा है ऑक्टोपस, तीसरा है कटल फिश और अगला है नॉटिलस। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा नियोपिलाइना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियोपिलाइना जो है एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है ना। इस सेशन में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम का सीजन चल रहा है, एग्जाम का टाइम चल रहा है। आप केवल जो है क्वेश्चन आंसर याद करते जाएं, बाकी इसके आगे और जो वीडियोस आएंगे ना उसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराऊंगा वो सारे एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि 11 जुलाई को, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही आंसर? इसको हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, चैप्टर 4 में पढ़ा है कि 11 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, किसके फॉर्म में, किसके रूप में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अर्थात विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस को जो है हम लोग मनाते हैं 11 जुलाई को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल हम लोगों को दिया गया है ना कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी का पहला चरण क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी का पहला चरण क्या है? प्रोटीन का विलयन, आरएनए का विलयन, आनुवांशिक पदार्थ का विलयन या फिर प्रोटीन की शुद्धता, ठीक है। तो देखें प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिक पदार्थ का विलयन, क्योंकि जब भी हम लोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग करने वाले होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने वाले होते हैं, उस समय सबसे पहले हम लोगों को आनुवांशिक पदार्थ को निकालने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आइसोलेशन, सॉरी ये नहीं, ये वाला आंसर हो जाएगा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन हम लोग करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल हम लोगों को दिया गया है ना कि एड्स विषाणु में क्या होता है? एड्स विषाणु में एक कुंडलिनी डीएनए प्यारे बच्चों नहीं होता है एड्स विषाणु में, यहाँ भी डीएनए ऑप्शन दिया है, इसको भी हम लोग गलत कर दें। द्विकुंडलिनी आरएनए और एक कुंडलिनी आरएनए। तो प्यारे बच्चों रेट्रोवायरस एड्स विषाणु में, एचआईवी में
एक कुंडलिनी आरएनए होता है, एक कुंडलिनी आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल दिया गया है कि जल प्रस्फुटन मुख्य रूप से किसके द्वारा बनता है। जल प्रस्फुटन जो है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनता है। पहला ऑप्शन है हम लोगों का लेमना और हाइड्रिला, दूसरा ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्लवक और नीलहरित शैवाल द्वारा, और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का प्रोटोजोआ द्वारा। तो प्यारे बच्चों, जल प्रस्फुटन जो है ना, ये होता है एल्गी से, शैवालों से, ठीक है ना, जिसमें जल की परत पूरी तरह से हरे रंग की हो जाती है। जो भी जलाशय हैं वो हरे रंग के हो जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्लवक के नीलहरित शैवाल द्वारा, यानी प्लैंक्टोनिक ब्लू बीजीए, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बीजीए, प्लैंक्टोनिक बीजीए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि गंजा चील यानी बाल्ड ईगल, ठीक है ना, बाल्ड ईगल जो है वो किस कारण से विलुप्त होने के कगार पर है, उच्च जोखिम में है, यानी हाई रिस्क पे है, हाई रिस्क पे है, एक्सटिंक्शन के हाई रिस्क पे हैं बाल्ड ईगल। तो बताएं क्यों है। पहला ऑप्शन दिया है प्रवासी मार्ग में परिवर्तन के कारण, दूसरा है बड़े आकार के कारण, तीसरा है प्रजनन क्षमता में कमी के कारण, और चौथा है उच्च पोषी स्तर के कारण। तो प्यारे बच्चों, बाल्ड ईगल जो है ना, गंजा चील, ये उच्च पोषी स्तर के कारण विलुप्त होने के कगार पे है। पोषी स्तर में ये काफी ऊपर आता है, समझ में आया ना। और हम लोगों को लिंडेमान का 10% नियम पढ़ाया गया है, जो भी जीव सबसे ऊपर होगा पोषी स्तर में उसको ऊर्जा की बहुत कम मात्रा मिलेगी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, पूछा जा रहा है ना कि बीटी विष क्या है। बीटी विष क्या है, प्रोटीन है, लिपिड है, एंजाइम है, शर्करा है। तो प्यारे बच्चों आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। बीटी विष क्या है, बीटी टॉक्सिन हम लोग किसको कहते हैं, बताइए, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है ना। बीटी विष जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि हम लोग कॉटन में, कपास के पौधे में, या फिर बैगन के पौधे में, या फिर टमाटर के पौधे में डालते हैं इसकी रक्षा करने के लिए। मतलब बीटी जो यहाँ पे शब्द लिया गया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैक्टीरिया से लिया गया है। तो उसके पास एक ऐसा स्पेशल जीन होता है जो कि जितने भी वॉर्म्स होते हैं, अलग अलग टाइप के वॉर्म्स हैं, उनको मारने का काम करता है ना। अगला सवाल हम लोगों को दिया गया है ना कि एडीज मच्छर कौन सी बीमारी फैलाता है। एडीज मच्छर कौन सी बीमारी फैलाता है, कालाजार, डेंगू, मलेरिया, नींद की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस। बताइए कौन सी बीमारी फैलाता है एडीज मच्छर। फीमेल एडीज, हम लोगों को पता है फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करती हैं। तो एडीज मॉस्किटो जो है वो किसका वेक्टर है ना। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा डेंगू। अगर एडीज मच्छर हम लोगों को काटती है, फीमेल एडीज मच्छर या फीमेल टाइगर मच्छर, तो हम लोगों को डेंगू हो सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल दिया गया है ना कि मवेशियों की संकर नस्ल कौन सी है। संकर नस्ल का मतलब हो गया हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है वो कौन है कैटल्स का, ठीक है। पहला है होल्स्टीन फ्रिसियान, दूसरा है ब्राउन स्विस, तीसरा है सुनंदिनी, और चौथा है कंकरेज। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर 9 में हम लोगों को पढ़ाया गया है कि सुनंदिनी जो है ये एक गाय की संकर नस्ल है। सुनंदिनी जो है वो गाय की संकर नस्ल है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुनंदिनी, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें। पूछा जा रहा है ना कि मनुष्यों में बताइए दाद की बीमारी का रोग जनक कौन है। दाद यानी खुजली, मनुष्यों में खुजली किसके चलते होता है। कवक के द्वारा होगा, जीवाणु के द्वारा होगा, विषाणु के द्वारा होगा, या कृमि के द्वारा होगा। देखें, अगर विषाणु के द्वारा होता तो इसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन आप सब भी जानते हैं खुजली जो है वो ठीक हो जाती है, अर्थात विषाणु इसका सही आंसर नहीं होगा। विषाणु नहीं होगा, कृमि नहीं होंगे, ठीक है ना, जीवाणु भी नहीं होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एक ऑप्शन हमारा बच गया है, सिर्फ कवक, ट्राइकोफाइटॉन हो गया, ठीक है ना। इन सब इनके जैसे कवकों के चलते प्यारे बच्चों हम लोगों को खुजली की बीमारी होती है, दाद की बीमारी होती है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? जीन के अलग अलग रूपों को क्या कहा जाता है? विषम युग्मनज, पूरक जीन, समपूरक जीन या युग्म विकल्पी? तो हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, चैप्टर 5 में जेनेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि जीन के अलग अलग जो रूप है ना, इन्हें हम लोग युग्म विकल्पी कहते हैं। इनको हम लोग कहते हैं एलील, ठीक है ना। जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक जीन के, उनको हम लोग एलील के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल हम लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे उभयलिंगी है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उभयलिंगी है? साइकस है, मार्केंसिया है, पपीता है या पाइनस है? तो आप बताइए प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आंसर प्लीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोइशियस? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पाइनस, ठीक है ना। पाइनस का जो पौधा होता है ना, ये उभयलिंगी पौधा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल कहा जा रहा है ना कि कौन सा जीएम पौधा यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा हिरुडीन उत्पन्न करता है? ब्रासिका नेपस, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, ब्रासिका रापा और ब्रासिका ओलेरिया, ठीक है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रासिका नेपस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका रापा और ब्रासिका ओलिरेसिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा ब्रासिका नेपस। ब्रासिका नेपस जो है ना, ये एक ऐसा जीएम प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, जो हिरुडीन उत्पन्न करता है ना। देखें अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? ध्यान से समझेंगे आंसर को। जहां भी नहीं वाला क्वेश्चन होता है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। कई बार बच्चे जो है ओवर कॉन्फिडेंस में यही गलती करते हैं, पूछा जाता है नहीं को और वो सही वाला टिक कर देते हैं, है ना। सही वाला मतलब नहीं के अपोजिट वाला, है ना। तो पूछा जा रहा है ना हम लोगों से क्वेश्चन कि विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्या किया जाता है? उल अभेदन के द्वारा जो है किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? डाउन सिंड्रोम, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवांशिक विकृति है, इसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी आनुवांशिक विकृति है, इसका भी पता लगाया जा सकता है। भ्रूण का लिंग बेशक पता लगाया जा सकता है, इसीलिए तो एमनियोसेंटेसिस पे बैन है ना। तो एक ऑप्शन हमारा बच रहा है प्यारे बच्चों, ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। एक ऑप्शन बच रहा है और वो है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस यानी पीलिया रोग का पता जो है हम लोग एमनियोसेंटेसिस से नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है मैंने, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है और भी इसके प्रीवियस वीडियोस में ये क्वेश्चन आया होगा प्यारे बच्चों। तो ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो एमटीपी की प्रक्रिया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, तो ये प्रक्रिया जो है कितने समय तक सेफ है, कितने टाइम तक सेफ है ना। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको भी पता होगा, 12 सप्ताह। 12 सप्ताह तक जो है एमटीपी बहुत सुरक्षित है। एमटीपी 12 सप्ताह तक जो है वो सुरक्षित काल में होता है, 12 सप्ताह के बाद ये चला जाता है घातक काल में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला सवाल कहा जा रहा है ना कि एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वन जीन वन एंजाइम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है। पहला ऑप्शन है बीडल और टैटम, दूसरा है बाल्टीमोर और टैमिन, तीसरा है मेसेल्सन और अस्थल, चौथा है एवरी तथा मैकार्थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा बीडल और टैटम। बीडल और टैटम ने ही एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए हम लोग किसको कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है विखंडित जीन,
दूसरा है इंट्रॉन, चौथा है प्रमोटर और तीसरा है एक्सॉन। तो प्यारे बच्चों जंक डीएनए जो है वो हम लोग कहते हैं इंट्रॉन को। इंट्रॉन जिनको संबंधन की क्रिया में काट कर हटा दिया जाता है स्प्लाइसोसोम एंजाइम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल कहा जा रहा है ना कि आनुवांशिक कूट बताइए कैसा होता है। बताइए जेनेटिक कोडॉन कैसा होता है। आनुवांशिक कूट कॉमा रहित बिल्कुल होता है, सर्वव्यापी यूनिवर्सल ये भी सही है, तीसरा ऑप्शन है दोनों ए तथा बी, और चौथा ऑप्शन है अतिछादित ओवरलैपिंग। ठीक है ना, पहला ऑप्शन है कॉमालेस, दूसरा है यूनिवर्सल, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोडॉन्स बताइए बच्चों कैसा होता है। आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा, ए भी होता है बी भी होता है। अब सी या डी में से कोई भी करेक्ट आंसर हम लोगों को चुनना है बच्चों। तो देखें जेनेटिक कोडॉन जो होता है ना ये अतिछादित नहीं होता है, ओवरलैपिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, दोनों ए तथा बी, अर्थात कॉमा रहित भी होता है और सर्वव्यापी भी होता है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करके किया जाता है। किस तकनीक का प्रयोग करके किया जाता है। IUI, ICSI, GIFT और ZIFT। तो प्यारे बच्चों TTB प्रोग्राम के लिए ZIFT का सहारा लेना पड़ता है। ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे क्योंकि कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल हम लोगों को कहा गया है ना कि न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। बताइए न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसका बहुलक है। शर्करा का, आरएनए का, न्यूक्लियोटाइड का या प्रोटीन का। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं, एक डीएनए एक आरएनए। बताइए ये दोनों जो है किसके बहुलक है। बहुलक का मतलब हो गया बहुत सारे अणुओं से मिलके जो बना हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, जो भी न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये सब न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल हम लोगों को कहा जा रहा है ना कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 1 सितंबर को, 9 अगस्त को, 7 जुलाई को या 22 मई को। कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, है ना। ऑन विच डेट इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा 22 मार्च। ठीक है ना, 22 मई को जो है मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल हम लोगों से कहा गया है ना कि निम्नांकित में से कौन सा पौधे की विलुप्त प्रजाति विलुप्त प्राय सूची में है। ठीक है ना, यानी इन सब में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि अभी इंडेंजर्ड लिस्ट में है। इंडेंजर्ड लिस्ट का मतलब हो गया विलुप्त प्राय प्रजाति की सूची में है, अर्थात अब इस धरती से गायब होने वाला है। डेलोनिक्स, सेस्टोफाइलम, नेपेंथिस या यूकेलिप्टस। बताइए इसका सही आंसर कौन होगा। देखें इसका सही आंसर हो जाएगा नेपेंथिस, जो कि एक कीट भक्षी पौधा है ना। नेपेंथिस जो है एक कीट भक्षी पौधा है और इसको जो है अभी रेड लिस्ट में जो है इनलिस्ट कर दिया गया है, रेड लिस्ट में डाला गया है, क्योंकि रेड डाटा बुक में जो है उन्हीं जीवों की सूची हम लोग रखते हैं जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं। ठीक है, चले देखें अगला क्वेश्चन। अगला सवाल दिया गया है ना कि भारत का बताइए राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है। देखिए ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है। दरियाई घोड़ा, नदी डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, गैंगेटिक शार्क। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नदी डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन। ठीक है ना, रिवर डॉल्फिन जो है वो हमारे देश भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु है। ठीक है ना, नेशनल एक्वेटिक एनिमल रिवर डॉल्फिन।
चले अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया गया है ना कि निम्नांकित में से कौन सा समापन कूट है। समापन कूट मतलब स्टॉप कोडॉन, इनमें से कौन सा स्टॉप कोडॉन है। तो पहला ऑप्शन दिया है यूएजी, दूसरा है एयूजी, तीसरा है जीयूजी और चौथा है बोथ ए एंड बी। ए एंड बी। तो प्यारे बच्चों एयूजी स्टार्ट कोडॉन होता है, ये नहीं होगा। जीयूजी भी स्टार्ट कोडॉन होता है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। यानी एक सवाल, एक ऑप्शन और बच रहा है और वो है यूएजी। और ऐसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूएए, ठीक है, यूएजी और यूजीए, इन तीनों को हम लोग प्यारे बच्चों समापन कोडॉन कहते हैं। ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, रूपांतरण की प्रक्रिया को समाप्त करने का काम करते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बताया जा रहा है ना कि प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है। प्राकृतिक आवास में अगर हम लोग जीवों का संरक्षण कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, जंतु उद्यान, बाह्य स्थानीय संरक्षण या दोनों ए तथा सी। तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग किसी जीव को प्राकृतिक आवास में, उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है इन सीटू कंजर्वेशन, अर्थात स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण। देखिए बच्चों, मैं समय समय पे अपने इंस्टा आईडी पे, एनाटॉमिकल बायोलॉजी पे बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस जो है अपलोड करते रहता हूं, तो वहां भी आप मेरे इंस्टा आईडी से जुड़ के और इन सब की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बताया गया है ना कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने करी थी। निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने करी थी। लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच या एमिल वॉन बेहरिंग। तो प्यारे बच्चों ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एमिल वॉन बेहरिंग, है ना। एमिल वॉन बेहरिंग ने ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी का डिस्कवरी किया हुआ था, पैसिव इम्यूनिटी की खोज करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। बताया जा रहा है ना कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। चिकन पॉक्स जो है वो किसके कारण होता है। जीवाणु भोजी टीटू के कारण, एडिनो विषाणु के कारण, या SB40 विषाणु के कारण, या वेरिसेला विषाणु के कारण। तो हम लोगों को ये चैप्टर 8 में प्यारे बच्चों पढ़ाया गया है कि वेरिसेला वायरस जो है ना, वेरिसेला वायरस के चलते ही हम लोगों को चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन होगा, बताइए चिकन पॉक्स के टीके की खोज किसने करी थी। चिकन पॉक्स के टीके की खोज किसने करी थी। आप कमेंट में मेरे को आंसर बताएंगे, है ना। चलें अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त कैंची कौन सी है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जो कैंची प्रयुक्त की जाती है वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है हमारा एमाइलेज, दूसरा ऑप्शन है लाइगेज, तीसरा है हाइड्रोलेज और चौथा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो आप भी जानते होंगे प्यारे बच्चों, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो मोलेकुलर सीजर यूज किया जाता है, आणविक कैंची यूज की जाती है, वो होते हैं हमारे प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। प्रतिबंधन शब्द यहाँ पे इसलिए लगा होता है ना कि ये डीएनए को जिस स्थल से मन करे वहां से नहीं काट सकते हैं। ये डीएनए को एक विशिष्ट स्थल से काटते हैं, वहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि वो हर जगह से नहीं कट लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इन पे ये शब्द जो है जोड़ा गया होता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन शब्द जो है इसलिए जोड़ा गया होता है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। कहा जा रहा है ना कि निम्नांकित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कौन है। पॉलीथीन है, या डीडीटी है, या फिर प्लास्टिक है, या फिर वाहित मल जल है। वाहित मल जल, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया जैव निम्नीकरण किसका संभव है। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं पॉलीथीन का जैव निम्नीकरण संभव नहीं है। पॉलीथीन को अगर फेंक दिया जाए तो वो सालों साल वैसे ही बना रहता है, अर्थात सूक्ष्म जीवों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। डीडीटी का भी नहीं होगा। यहाँ से एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे प्यारे बच्चों, आप डीडीटी का फुल फॉर्म बताएं। डीडीटी का फुल फॉर्म बताएं, साथ ही साथ ये भी बताएं कि डीडीटी को भारत में कब बैन किया गया था। डीडीटी को भारत में कब बैन किया गया था, इसका क्वेश्चन आंसर जो है आप कमेंट में बताएंगे।
प्लास्टिक, प्लास्टिक भी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो एक ऑप्शन हमारा बच रहा है वाहित मल जल। वाहित मल जल प्यारे बच्चों ऐसा ये सीवेज है, ठीक है ना, ऐसा प्रदूषक है जिसका हम लोग जो है जैव निम्नीकरण कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। चले अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। पूछा जा रहा है हम लोगों से कि बताइए CO2 से अधिक विषैला CO होता है। CO2 से अधिक विषैला CO होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक जो है जहरीला होता है। क्यों? क्योंकि यह फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, यह जल के साथ मिलकर अम्ल बनाता है, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। तो प्यारे बच्चों देखें हम लोग 11th क्लास में पढ़े हुए हैं कि एक हीमोग्लोबिन जो है, एक हीमोग्लोबिन का अणु जो होता है ये अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेके ढोता है। ये अपने साथ ऑक्सीजन के 4 जो है एटम्स को लेके ढोता है, समझ में आया ना, एक हीमोग्लोबिन का अणु। तो जाहिर है CO जो है ना ये हमारे हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता को घटा देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ढोने की क्षमता घटा देता है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा गया है ना कि निम्नांकित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है। जल की शुद्धता के लिए जो है कौन प्रयुक्त होता है? स्पाइरोगायरा, क्लोरेला, इकोर्निया या फिर बेगिया टॉप। तो प्यारे बच्चों जल की शुद्धता के लिए हम लोग इकोर्निया का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इकोर्निया का प्रयोग करते हैं। जलकुंभी का प्रयोग किया जाता है जल की शुद्धता के लिए, इकोर्निया, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल हम लोगों से कहा गया है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपिएट नारकोटिक है? कौन सा ओपिएट नारकोटिक है? पहला है LSD, दूसरा है उत्तेजक, तीसरा है मॉर्फिन और चौथा है तंबाकू। तो प्यारे बच्चों ओपिएट नारकोटिक्स जो होता है ना ये मॉर्फिन को ही हम लोग कहते हैं। मॉर्फिन ये एक ओपिएट नारकोटिक्स है। ओपियम पॉपी प्लांट से जो है इसको निकाला जाता है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों से कहा गया है ना कि mRNA का निर्माण होता है, बताइए किससे, किस में? राइबोसोम में, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम लोगों को पढ़ाया गया है ना कि जब प्रक्रिया चलती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं कि उसमें mRNA का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। तो mRNA का जो निर्माण होगा ना प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा केंद्रक में, ठीक है ना। केंद्रक में ही mRNA का निर्माण होता है, DNA से mRNA का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रक में, ठीक है ना। केंद्रक में जो है mRNA का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा गया ना कि शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण जो है वो पैदा होता है। कितना का? 50 से 60 डेसिबल, 70 से 75 डेसिबल, 40 से 65 डेसिबल या फिर 80 से 99 डेसिबल। तो 80 से 99 डेसिबल के साउंड को जो है ना हम लोग शोर कहते हैं, ठीक है ना। और 80 से 99 डेसिबल के साउंड को हम लोग जो है बहुत मुश्किल से सुन पाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पूछा जा रहा है बताइए पहला क्लोन पशु कौन है? पहला क्लोन पशु कौन है? डॉली भेड़, मौली, कुत्ता, पॉली भेड़। बताइए कौन होगा इसका सही आंसर? आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल इज डॉली शिप, मौली, पॉली शिप या फिर डॉग। कौन होगा इसका सही आंसर बताएं आप। देखिए प्यारे बच्चों पहला सबसे क्लोन पशु जो था ना वो था डॉली भेड़, ठीक है ना। सबसे पहले डॉली भेड़ को ही जो है क्लोन पशु बनाया गया था। आप बताएं वो कौन सी गाय है जिसके दूध में प्रति लीटर 2.4 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होती है। आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कमेंट करके जो है इस क्वेश्चन का आंसर दें कि कौन सी गाय है जिसके दूध में 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन की मात्रा होती है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन हम लोग देखें।
अगला सवाल दिया गया है ना कि तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग मेलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा से संक्रमित होता है। मेलाइडोगाइन इनकॉग्निटा जो है ये एक नेमाटोड है, तो इस नेमाटोड से तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग संक्रमित होता है? पुष्प होता है, तना होता है, जड़ होता है या पत्ती होता है? तो प्यारे बच्चों मेलाइडोगाइन इनकॉग्निशिया जो है ना ये तंबाकू के पौधे के जड़ को प्रभावित करता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा जड़। चलें अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है ना कि प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी? प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी? एड्स के उपचार के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के उपचार के लिए, या फिर कैंसर के लिए, या फिर SCID के लिए? SCID। प्यारे बच्चों आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले जो है नैदानिक जीन थेरेपी, क्लिनिकल जीन थेरेपी किसके लिए किया गया था? तो प्यारे बच्चों हम लोगों को पढ़ाया गया है कि सन 1990 में सबसे पहले 4 वर्ष की एक बच्ची अशांति डिसिल्वा पे जो है ये नैदानिक जीन थेरेपी की प्रक्रिया हुई थी। किस जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए? ADA जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? एडिनोसिन डाई एमाइनेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा SCID। SCID सेवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी है ना। सेवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए सबसे पहले जीन थेरेपी का उपयोग किया गया था अशांति डिसिल्वा पे। ठीक है, चलें देखें अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों को कहा गया है ना कि लिलिएसी कुल के कॉल्विकम ऑटोनोमल से प्राप्त एल्केलॉइड क्या प्रेरित करता है? सुप्तता को, या फिर कोशिका विभाजन को, या बांझपन को, या बहुगुणिता को? तो प्यारे बच्चों लिलिएसी कुल के जो पौधे होते हैं ना ये बहुगुणिता को प्रेरित करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिलिएसी कुल के जो पौधे होते हैं कॉल्विकम ऑटोनोमल से प्राप्त एल्केलॉइड जो है ये बहुगुणिता को प्रेरित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला सवाल हम लोगों से कहा जा रहा है ना कि एक मानव निर्मित एलो पॉलीप्लॉइड अनाज की फसल कौन है? जी मैज, हार्डियम वल्गेरे, ट्रिटिकाले, या फिर रैफ्नोब्रासिका? आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? मानव निर्मित एलो पॉलीप्लॉइड अनाज की फसल जो है वो है सबसे पहला ट्रिटिकाले। ठीक है ना, ट्रिटिकाले जो है ये मानव निर्मित पॉलीप्लॉइड अनाज की फसल है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में जो है हम लोगों ने पढ़ा इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके बाद मैं लेके आऊंगा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे 2024 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल आप मेरे YouTube चैनल पे बने रहें। और प्यारे बच्चों मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सबके वीडियोस को जो है सिग्रीगेट किया गया है। तो आप जब भी नए बच्चों को जोड़ना चाहते हैं आप उनको बताएं कि आप भाई चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और यहाँ ऑब्जेक्टिव 2024 के लिए जो प्लेलिस्ट बनाया गया है उसको आप व्यू करें। और मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब भी जो है एग्जाम से पहले जब भी पॉसिबल हो, एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप सारे वीडियोस को देख जाएं, है ना। इससे आपका एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।